Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is classification, that is unit number 1 of O level biology. आज हम जो है वो क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और क्या खसूसियात हैं, क्लासिफिकेशन होती क्या है और इसकी बेसिस क्या है, एंड द किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कौन कौन सी किंगडम्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनाई जाती हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉमन हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस क्या है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में कुछ कैरेक्टर कॉमन होती हैं जिसके बगैर हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें नहीं कर सकते। अब इसमें नंबर 1 जो है वो मूवमेंट है। अच्छा, मूवमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म मूवमेंट शो करते हैं। अब मूवमेंट और इसमें हमें थोड़ा सा लोकोमोशन में डिफरेंस देखना है। हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एक सिंगल सेल ही क्यों ना हो, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हैं। अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो जैसे ही सनलाइट उन पर जो है वो फॉल करती है, दे स्टार्ट मूविंग और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। पत्ते मूव करते हैं ड्यू टू टर्जिडिटी और सर्टेन डिफरेंट थिंग्स। सनफ्लावर के फ्लावर का जो है वो टुवर्ड्स द सन जो है वो मुड़ जाना, दैट इज़ द मूवमेंट। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी मूवमेंट हमें नज़र आती है। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट। और हम उसको लोकोमोशन भी कह सकते हैं बिकॉज दे ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो एनिमल्स तो मूव करते ही करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी हमें मूवमेंट्स नज़र आती हैं। सो मूवमेंट जो है वो कॉमन कैरेक्टर है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेस्पायरेशन। अच्छा, रेस्पायरेशन जो है वो बेसिकली हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज़ ऑर्गेनिज्मिक रेस्पायरेशन, जिसको हम सांस लेने, अंदर लेकर जाने और बाहर लेकर जाने को कहते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बट यहाँ पर जो हम रेस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP की फॉर्मेशन को बोल रहे हैं। अब ATP की फॉर्मेशन क्या है? एनर्जी। ATP हमें पता है, ATP इज़ एक्चुअली द एनर्जी करेंसी। हमारी बॉडी के अंदर, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कोई भी मूवमेंट या कोई भी प्रोसेस नहीं चल सकता। इवन एंजाइमेटिक प्रोसेस भी ATP उनको चाहिए होता है। तो रेस्पायरेशन के ज़रिए से हम ATP जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बनाते हैं, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो, सब के अंदर रेस्पायरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पायरेशन, जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन को यूज़ करते हुए ATP को बनाया जाता है और ये ATP बाद में एनर्जी के लिए यूज़ होता है। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पायरेशन जो है वो इसी तरीके से चलती है। थर्ड थिंग इज़ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी इज़ द मोस्ट you can say the special feature of the living organism। सेंसिटिविटी के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दुनिया में सर्वाइव ही ना कर सके, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन कंडीशन में ज़िंदा रह सकता है, उसके बगैर वो मर जाता है। अगर हम एक सिंगल सेल जो है उसकी बात करें, अगर सिंगल सेल बैक्टीरिया है तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट दे देंगे तो उसको किल हो जाएगा। क्योंकि आप अगर देखें, हम घर में दूध बॉईल करते हैं या हम घर में स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस, जैसे दूध को बॉईल करना करते हैं, या हम घर में जो है वो कुकिंग करते हैं, उसमें हम हाई हीट पर जो है वो क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। अब हीटिंग जो है वो क्या करती है, बिकॉज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द टेम्परेचर, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होने से उनकी डेथ हो सकती है। तो अगर तो सेंसिटिविटी ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही ना कर सकें। pH चेंज होने से लिविंग ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर से। अब ह्यूमन्स की बात करें तो जिस टाइम ठंड का मौसम होता है उस टाइम हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं बिकॉज वी आर सेंसिटिव टू द कोल्ड एनवायरनमेंट। हम ज़्यादा कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी आर सेंसिटिव, वी कैन सेंस द चेंज इन द एनवायरनमेंट। हम उसको चेंज को सेंस भी कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपने आप को जो है वो ढाल भी सकते हैं या अपने आप को
चेंज भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। जस्ट लाइक प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंसिटिविटी ये होती है कि हाई टेम्परेचर पर वो ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करता है ताकि उसकी बॉडी जो है वो कूल हो सके। इसी तरह ग्रोथ जो है वो मेन चीज़ है जिसके ज़रिए से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ इन अ लिविंग कंडीशन और नॉट। अगर ग्रोथ हो रही है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे। एक्सक्रीशन, अच्छा एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हमें पता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 जो है उसको एक्सहेल करते हैं या एलिमिनेट करते हैं अपनी बॉडी से या सेल्स के अंदर से निकाल देते हैं। सो एक्सक्रीशन इज़ अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ना सिर्फ CO2 बल्कि जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ऐसी चीज़ें बनना जो कि हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। तो हम नाइट्रोजिनस वेस्ट को भी इसी में डालेंगे क्योंकि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो जितनी भी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं खाने पीने के बाद और जो एक्स्ट्रा चीज़ बचती है उसको हमने रिमूव करना होता है बॉडी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज़ अ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। दिस इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा ही नहीं रह सकेगा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने पीने की या फूड लेने की ज़रूरत होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरीके से फूड लेता है। जैसे कि प्लांट सनलाइट के ज़रिए से केमिकल एनर्जी बनाते हैं, मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी ऑफ ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं एंड देन दे विल यूज़ इट एज अ फूड। फिर उसके बाद उसी प्लांट्स को हम खा लेते हैं या एनिमल्स खा लेते हैं तो वो भी एज अ फूड यूज़ करें। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड और न्यूट्रिशन फॉर देयर सर्वाइवल। रिप्रोडक्शन के बगैर नस्ल नहीं चलेगी, तो री मीन्स दोबारा, प्रोड्यूस यानी कि प्रोडक्शन करना, तो अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन का सिस्टम ना होता तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दुनिया में ना नजर आता। तो रिप्रोडक्शन इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके ज़रिए से वो एक सेल से 2 सेल्स में चेंज हो जाते हैं और 2 सेल से आगे मज़ीद डिवाइड होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रिगार्डिंग वी विल ऑल्सो से दिस इज़ द ग्रोथ एंड ग्रोथ के ज़रिए से ही रिप्रोडक्शन जो है वो हमें नज़र आती है। अच्छा, अब हम जो है वो दूसरा टॉपिक इसका देखेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स से भी हम देख रहे हैं। सो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ना सिर्फ ये हैं बल्कि ये 7 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ ली हैं, इसके अलावा भी सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनमें हमने कहना है कि माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें और भी सेल्स की बेस पर यानी कि सेलुलर बेस पर भी हमें चंद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं। उनमें नंबर 1 इज साइटोप्लाज्म। तमाम लिविंग सेल्स दे कंटेन साइटोप्लाज्म। जो लिविंग सेल्स हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म होगा तो हम उसको बोलेंगे इट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो देन देयर इज़ अ न्यूक्लियस हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कॉमन होता है लेकिन तमाम सेल्स में ये मौजूद नहीं भी होता। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में होगा न्यूक्लियस नहीं होगा और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा। देन देयर इज़ अ डीएनए तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा। डीएनए हो या आरएनए हो, ये एक डीएनए इज़ अ जेनेटिक हेरिडिटी मटीरियल, तो इसके बगैर जो है वो ज़िंदगी ही नहीं चलेगी। तो हर एक सेल्स के अंदर डीएनए ज़रूर होगा। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन इज़ आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, तो ये ज़रूर होगी, हर सेल के अंदर होगी। हर सेल के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई होगी दैट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट इज़ मेड अप ऑफ अगेन राइबोसोमल आरएनए, और ये राइबोसोम जो हैं ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है और ये तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। किसी में छोटे साइज़ के होते हैं और किसी में बड़े साइज़ के होते हैं। एंजाइम्स के बगैर कोई भी प्रोसेस नहीं चल सकता। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सबके अंदर जो है वो एंजाइम्स की मौजूदगी ज़रूरी है जिसके ज़रिए से जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, चाहे वो कैटाबॉलिक हैं चाहे वो एनाबॉलिक हैं, तमाम जो है वो इन एंजाइम्स के ज़रिए से होंगे और ये एंजाइम हमारी बॉडी खुद से ही सिंथेसाइज करती है। सो हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन है क्या। क्लासिफिकेशन जो है वो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने को कहते हैं। तो यहाँ पर हमने आज जो पढ़ी हैं वो हमने पढ़ी हैं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें से सबसे पहले मूवमेंट थी, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी दैट इज़ द चेंज को सेंस करना, ग्रोथ, साइज में इंक्रीज करना दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज of the organism, excretion, removal of metabolic waste, nutrition to get energy, and reproduction to produce
the offsprings or to produce the cells just like the parental cell. उसके बाद हमने पढ़ा है कि किस तरह से जो है वो कॉमन चीज़ें सेल्स के अंदर जो है वो तमाम लिविंग सेल्स के अंदर कौन सी कॉमन चीज़ें होती हैं, जिनमें से साइटोप्लाज्म आ जाता है, डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम्स हैं, एंजाइम्स हैं, तमाम सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। अच्छा, अब इसके बाद हमने देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने देख ली। अब हमने देखना है कि क्लासिफिकेशन क्या है। हम इसको इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे हैं वो क्या है और उसको हम किस तरीके से जो है वो पढ़ सकते हैं और किस तरह हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। इसके लिए मैं आपको जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।